नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को ठान चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दिलवा कर ही मानेंगे? चौंकिएगा मत। भाजपा नेताओं के बयानों से तो कुछ ऐसा ही लगता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के नेता लगातार इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं अपने बयानों के जरिए कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का जिम्मा संभालने में वो पूरी तरह से फेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बयानों से लगातार देश की जनता को यह बता रहे हैं कि जिस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश की गद्दी पर बिठाया, देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, भाजपा और संघ के एजेंडे के मुताबिक देश के हिंदुओं यानी देश के बहुसंख्यक समुदाय की रक्षा करने के लिए अपने उस दायित्व में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से असफल साबित हो गए हैं, पूरी तरह से फेल हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गाहे बगाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रहे बयान बताते हैं। ये गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आने वाले बयान बताते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये बयान भाजपा का कोई ऐरा गहरा नेता नहीं देता, बल्कि मंत्री तक इस तरह के बयान देते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के अपने ही मंत्री गिरिराज सिंह कई बार अपने बयानों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मसार कर चुके हैं। और अब देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल नीतीश राणे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने अपने बयान से नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता पर एक सवालिया निशान लगा दिया है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। गिरिराज सिंह तो लगातार इस तरह के बयान देते ही रहे हैं, देते ही रहते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता ने, नीतीश राणे के बयान ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी फेल साबित हो गए हैं तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद से अपना इस्तीफा देंगे? मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये तो उनके अपने ही राज्य सरकार के मंत्री के बयान से सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल खड़े हो रहे हैं तो पूछे तो जाएंगे ही। और क्या बयान दिया महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने, जरा गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। वो कहते कहते ये भी समझ नहीं पाए कि जिस तरह का बयान वो विरोधी दलों के नेताओं को घेरने के लिए दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन, जो कि केरल के वायनाड से लोकसभा की सांसद चुनी गई है, प्रियंका गांधी को घेरने के लिए दे रहे हैं, तो वही बयान दूसरी तरफ अपने आप में यह भी साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल साबित हो गए हैं। क्या कहा नीतीश राणे ने, जरा इसको गौर से सुनिएगा। मैं आपको बिंदुवार एक एक बात आपके सामने रखूंगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, बंदरगाह विकास मंत्री नीतीश राणे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देश का एक राज्य, भगवान की धरती जिसको कहा जाता है केरल, वो मिनी पाकिस्तान बन गया है। इससे बड़ा अपमानजनक कुछ हो नहीं सकता। इससे बड़ी प्रधानमंत्री की विफलता, जो नगाड़े के साथ जो विफलता दर्शाई जा रही है, बताई जा रही है, वो हो नहीं सकता। नीतीश राणे कहते हैं कि हिंदुओं की हर तरह से रक्षा होनी चाहिए। केरल में हिंदुओं का मुस्लिम और ईसाई बनना रोजमर्रा की बात है। कहते कहते वो ये भी बोल गए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केरल से इसलिए जीतते हैं क्योंकि तमाम आतंकवादी उनको वोट देते हैं। आतंकवादियों के सहयोग से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सांसद बने हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि केंद्र सरकार की एजेंसी है, जांच एजेंसियां हैं, एनआईए है, ईडी है, सीबीआई है, इन तमाम जांच एजेंसियों का किस तरह से प्रयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग किया जा रहा है, ये हम और आप सभी जानते हैं। और देश के एक बड़े राज्य में, केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में, अगर आतंकवादियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वो सांसदों को जिता रहे हैं, वो सांसद बना रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को जिता रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, तो यह सफलता केरल के मुख्यमंत्री की है या देश के प्रधानमंत्री की?
बीजेपी के नेता नीतीश राणे बोलते बोलते भूल गए कि केरल इस देश का एक राज्य है और संवैधानिक रूप से आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की होती है। आप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कीजिए। एनआईए का गठन इसलिए ही किया गया है। आजकल तो धर्मांतरण या अवैध घुसपैठियों के मामले में भी ईडी कार्रवाई करती हुई नजर आती है। झारखंड में हमने देखा, तो ईडी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। केरल में आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे कह रहे हैं, जो कि संविधान की शपथ लेकर महाराष्ट्र की सरकार में, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। नगाड़े बजा बजा कर, ढोल पीट पीट कर नीतीश राणे कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तो विफल हो गए हैं। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2014 से जब जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, उनकी पार्टी का एक नेता, उनकी पार्टी द्वारा शासित एक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में शामिल नेता, दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा अगर ये कहे कि देश का एक राज्य, देश का एक महत्वपूर्ण राज्य केरल आतंकवादियों की धरती बन गया है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री की क्षमता, गृह मंत्री की क्षमता पर खड़े करता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश राणे के बयान को सुनने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा देंगे? उनके बयान की गंभीरता को समझिए, किस तरह का बयान वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया को वो नियंत्रित करने लग गए हैं। जो चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित कर वो सांसद जितवा रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली के साथ साथ केरल के वायनाड से भी जीते थे। संवैधानिक परंपराओं के, संवैधानिक नियमों के मुताबिक वो एक ही जगह से सांसद रह सकते थे, इसलिए उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वायनाड से उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को लोकसभा का चुनाव लड़वाया। प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंची, केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर पहुंची। राहुल गांधी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। प्रियंका गांधी गांधी परिवार से आती हैं, जिस परिवार ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए। दोनों भाई बहन कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं। आप जब यह आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आतंकवादियों के वोट से जीतकर सांसद बने हैं, तो ये सवाल देश की सुरक्षा एजेंसियों पर खड़े करते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल आप अपने ही प्रधानमंत्री और अपने ही गृह मंत्री की क्षमता, दक्षता और काबिलियत पर करते हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश राणे अपने बयान से शर्मिंदा हो या ना हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनके बयान से शर्मिंदा नहीं है? और यह सिर्फ एक वानगी है। इससे पहले हम आपको कई बार मोदी सरकार के एक बड़े ताकतवर कद्दावर मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सुनवाते रहते हैं। कभी वो पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बताते हुए नजर आते हैं, कभी वो विरोधी नेताओं को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए नजर आते हैं, कभी वो बिहार में मुस्लिमों की संख्या बढ़ने का सवाल उठाते रहते हैं, कभी वो अवैध घुसपैठियों का सवाल उठाते रहते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां जहां चुनाव होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अभी झारखंड में उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का अवैध घुसपैठियों का मसला उठाया, लेकिन जब आरटीआई दायर की जाती है, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि उनके पास रोहिंग्या मुसलमानों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, अवैध घुसपैठियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और यहां चुनावी मुद्दा बनाते हैं, एक राज्य का अपमान करते हैं, एक राज्य की जनता का अपमान करते हैं, केरल जैसे राज्य की जनता का अपमान करते हैं। इससे पहले गिरिराज बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पता नहीं किस किस राज्य की जनता का अपमान कर चुके हैं। शर्म इनको आती नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास इनको होता नहीं है। लेकिन क्या देश के मुखिया को भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? वो इन नेताओं पे लगाम क्यों नहीं लगा पाते? वो इन नेताओं की बागडोर संभाल क्यों नहीं पाते? वो इन नेताओं को समझा क्यों नहीं पाते कि आप संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं और इस तरह से देश के एक राज्य पर, देश की संवैधानिक परंपराओं पर सवाल मत उठाइए। और जब आप आतंकवादियों का सवाल उठाते हैं, तो ये मेरी क्षमता पे सवाल उठ जाते हैं। मैं 2014 से देश का प्रधानमंत्री हूं और देश के एक राज्य में आतंकवादियों की संख्या अगर इतनी बढ़ गई है, तो वो जिम्मेदारी बतौर प्रधानमंत्री मेरी है। वो समझा नहीं पाते या वो समझाना नहीं चाहते। ये चुनावी राजनीति है और हर दांव पेच का अपना चुनावी फायदा होता है। और ऐसे में जब देश की सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतने की एक मशीन बन गई है, तो शायद उसके मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी को भी ये अच्छा लगता है कि इस तरह की बातें उठाई जाए, इस तरह के मुद्दे उठाए जाए और इसका चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब तो चुनाव भी नहीं है कहीं।
और इसलिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। लेफ्ट फ्रंट के नेता केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साहब ने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। केरल के मुख्यमंत्री ने नीतीश राणे के बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अपमानजनक और अत्यंत ही निंदनीय करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भाजपा और आरएसएस की सोच को दर्शाता है कि वो केरल जैसे राज्य को, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की विघटनकारी, विभाजनकारी नीतियों को कभी मत नहीं दिया, अपना जन समर्थन नहीं दिया, उसको बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। ओवैसी की पार्टी ने भी इस बयान की आलोचना की। महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया ये। महाराष्ट्र के तमाम विरोधी दलों ने भी नीतीश राणे के बयान की आलोचना की। देवेंद्र फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे के बयान की आलोचना की। लेकिन आपको याद दिला दूं कि यह कोई पहला मौका नहीं है कि नीतीश राणे ने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया हो। यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश राणे ने भारतीय संविधान की जो कसम खाई है उसकी अवहेलना की हो, उसका उल्लंघन किया हो, उसका अपमान किया हो। वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। लेकिन इस बार नीतीश राणे खुद तो फंसे ही फंसे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अपने ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फंसा दिया, ये कहकर कि देश का एक राज्य आतंकवादी बहुल होता जा रहा है। विवाद बढ़ा, नीतीश राणे को समझ आ गया, वो सफाई देते हुए नजर आए, अपने बयान से पलटते हुए नजर आए, माफी मांगते हुए भी नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल कि बार बार लगातार इस तरह का बयान भाजपा के मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता और भाजपा के दिग्गज नेता क्यों देते हुए नजर आते हैं। अगर बिहार की किसी लोकसभा सीट से आपके उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाते तो आप उसको मिनी पाकिस्तान बता देते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में आप चुनाव नहीं जीत पाते तो ममता बनर्जी की आलोचना करते करते पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को मिनी पाकिस्तान बता देते हैं। केरल में आप चुनाव नहीं जीत पाते तो केरल को आप मिनी पाकिस्तान बताते हुए नजर आते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इस देश का जो भी मतदाता आपको वोट नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, भाजपा के उम्मीदवार को वोट नहीं करता, क्या वो पाकिस्तानी है? क्या वो एंटी इंडियन है? क्या वो भारत विरोधी है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन नेताओं को तो शर्म आएगी नहीं, इन बयान बहादुरों को तो शर्म आएगी नहीं। लेकिन देश की जनता को मैं बताना चाहूंगा, आप इन तमाम बयानों को याद रखिए, सुनते रहिए, अपने मानस में बिठा कर रख लीजिए। और जब ये नेता अगली बार वोट मांगने आए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हुए नजर आए, तो उनको याद दिला दीजिएगा नीतीश राणे के बयान के बारे में, उनको याद दिला दीजिएगा गिरिराज सिंह का बयान, उनको याद दिला दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक तक के नेताओं के बयान, जो लगातार वो देश के एक राज्य के, लगातार देश के राज्यों के लोगों के और लगातार देश के मतदाताओं का अपमान करते रहने के लिए देते रहते हैं। क्योंकि ये मुद्दा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की नींव जिस धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव पर टिकी हुई है, उससे जुड़ा हुआ है, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए इन नेताओं को सच बताना, सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जाते जाते मैं फिर एक बार से उम्मीद करूंगा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह समझ आ जाए कि संविधान की शपथ लेकर वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को कम से कम इतनी सलाह तो दे, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह पूरे देश के गृह मंत्री हैं। वो अपने नेताओं को इतना तो समझाए कि देश के किसी राज्य का, देश के किसी राज्य के मतदाता का अपमान नहीं करना चाहिए। देश के किसी हिस्से को जब आप मिनी पाकिस्तान बताते हैं तो आप अपनी ही आलोचना करते हैं, अपने ऊपर ही सवालिया निशान लगा देते हैं, अपनी ही सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते एक बार फिर से हम आपको नव वर्ष यानी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये नव वर्ष, ये नया साल, 2025 का नया साल हम सबके लिए मंगलमय हो। नमस्कार।